नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार जहरीली शराब कांड की। बिहार की सियासत में इस कांड को लेकर भूचाल आ गया है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव की रोचक जंग की बात होगी। झारखंड चुनाव में महिला वोटरों की भूमिका अहम है। साथ ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच बढ़ते तनाव पर फोकस करते रिपोर्ट। चलते बात उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती की, तो चले चलते हैं खबरों के विस्तार में। बिहार में जहरीली शराब कांड को लेकर भूचाल आ गया है। छपरा, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं कई लोगों की तबीयत खराब है। मौके से जब्त शराब में 80% से ज्यादा मिथाइल अल्कोहल की मात्रा पाई गई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार जहरीली शराब कांड। छपरा, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। कई लोगों की तबीयत खराब है। मौके से जब्त शराब में 80% से ज्यादा मिथाइल अल्कोहल की मात्रा पाई गई। पुलिस ने 12 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार के छपरा, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सिवान जिले में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जहां जहरीली शराब पीने से अभी तक 28 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग बीमार हैं। वहीं छपरा में 12 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि गोपालगंज जिले में भी जहरीली शराब के कारण 2 लोगों की जान चली गई है। सिवान जिला में 20 और सारण जिला में 5 और कुछ लोग इलाजरत हैं। अभी तक इस पूरे प्रकरण में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ अन्य लोगों को डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में जो लोग भी संलिप्त हैं, जो शराब माफिया हैं, जो सप्लाई नेटवर्क चला रहे हैं, जो भंडारण कर रहे हैं, सभी के विरुद्ध कानून के अंतर्गत जो सख्त से सख्त धाराएं हैं, उनका प्रयोग करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बार डीएम और एसपी ने दावा किया है कि छपरा में जहरीली शराब कांड के पीछे मिथाइल अल्कोहल एक बड़ा कारण है। मौके से जब्त शराब में 80% से ज्यादा मिथाइल अल्कोहल की मात्रा पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक है। डीएम और एसपी ने इस मामले के बाद कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा कि इस मामले में अब तक 33 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि मिथाइल अल्कोहल को शराब में मिलाने के बाद किस तरह ये पहले तो थोड़ी देर के लिए मजा देता है और उसके बाद पीने वाले को ऐसी सजा मिलती है कि उसकी जान तक चली जाती। एक बैग गोड़ हाथ मोराई लगल है, उसके ना लोकल है। वहाँ के ये ले रहा हूँ। कहाँ पे मिल गई होती है? अब जहाँ तहाँ बेचाता सब। मैंने चारों ओर बेचाता। जहाँ तहाँ लोग चुगावता पियता। परसों के पियल जी, आज वहाँ के मरने का लागे नहीं हुआ का लागे नहीं रहा। वो लोग दारू पिया है बच्चा और उसको मैंने मिले हैं दिन से। मिले हैं जाके हम ले आए, उसी टाइम में मिले हैं। अब सीरियस हुआ है, आपको नहीं क्या सीरियस क्या हुआ है? क्या हो बेचैनी है उसको। शराबे पी कर एक आदमी हमारे गांव का मर चुका है। कितने आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है? कहाँ बिकता है वहाँ पे शराब? अब गाँव के अनहर हो जाता है। कहाँ बिकता है वहाँ पे शराब? वो एक पोखरा है, माघर पोखरा, उसी में बिकता है। उसी जहरीली शराब हादसे को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान मच गया है। विपक्ष ने राज्य में शराब बैन बेअसर होने पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार पर सवाल उठाए हैं। बता दें, बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा का निर्देश दिया है। बिहार के डीजीपी को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है और घटनास्थल पर भी जाने को कहा है। साथ में ये भी कहा कि जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई। बता दें कि सरकार ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी संलिप्त है, जो शराब माफिया है, जो सप्लाई नेटवर्क चला रहे हैं, जो भंडारण कर रहे हैं, सभी के विरुद्ध कानून के अंतर्गत जो सख्त से सख्त धाराएं हैं, उनका प्रयोग करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं शराब पीने से लोगों की मौत पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है, किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई।
गरीब मारे जा रहे हैं। शराब की सप्लाई करने वालों को छुआ नहीं जा रहा है। सरकार अफसोस नहीं कर रही। क्या थाना पुलिस को पता नहीं जहरीली शराब से मौत दुखद है? कम से कम संवेदना तो प्रकट कर सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। शराबबंदी फेल है तो कौन जिम्मेदार है? इस समाचार सुन के न केवल दुखी है बल्कि हम यहाँ से एक टीम भी 5 सदस्यीय टीम वहाँ अभी तुरंत भेजते हैं और जो कुछ भी संभव हो सकेगा उन गरीब परिवारों को जो आहत हुए हैं, जो नहीं रहे, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम यहाँ से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि शराब नीति पर फिर से उनको पुनर्विचार करना चाहिए। शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया। उधर ग्रामीणों का कहना है कि हादसे का शिकार हुए लोगों ने मंगलवार रात को जहरीली शराब पी थी, जिसके बाद से वह बीमार पड़ गए थे। ये दुखद घटना है और पीड़ित परिवार के प्रति मेरा संवेदना है और ये जो घटना किया है, जो भी किया है, वे बख्शे नहीं जाएंगे। परिवार को और समाज को जागरूक होने की जरूरत है। इस शराब पीने का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। जहरीली शराब हादसे को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान मच गया है। विपक्ष ने राज्य में शराब बैन बेअसर होने पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। झारखंड विधानसभा चुनाव की जंग रोचक होने जा रही है। चुनाव में महिला वोटर की भूमिका अहम मानी जा रही है। बता दें कि हाल के सालों में झारखंड में महिला मतदाताओं की ताकत बढ़ी है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव की जंग, चुनाव में महिला वोटरों की भूमिका अहम। महिला मतदाताओं की बढ़ी ताकत। दो 2019 में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं के अनुपात में महिलाओं की संख्या 914 थी। इस बार प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं के अनुपात में महिलाओं की तादाद 981। राज्य में पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 1,31,44,236, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,28,99,019 है। राज्य की 81 में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां महिला मतदाताओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। झारखंड में विधानसभा के चुनावी जंग में इस बार महिलाएं बड़ी शक्ति होंगी। वोटर लिस्ट के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। राज्य में वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं के अनुपात में महिलाओं की संख्या 914 थी। इस बार प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं के अनुपात में महिलाओं की तादाद 981 है। खासकर आदिवासी समुदाय की महिलाएं अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं। ये मानना है सियासी जानकारों का। लोग तो मैया सम्मान यात्रा में 3 प्रमंडल कवर किए, उसमें कोल्हान में खास करके जब हम लोग गए जहाँ ट्राइबल सीट्स की संख्या अधिक है, या साउथ छोटा नागपुर वाला जो एरिया हमने कवर किया, महिलाएं बहुत उत्साहित होकर के घरों से बाहर निकल रही हैं। बिल्कुल जो जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है, वहाँ की महिलाओं का उत्साह देखते बनता था। हर जगह उन्होंने बहुत उत्साह के साथ हम लोगों का स्वागत किया, कई तरह के ताज पहनाए। तो ये तय है कि इस बार महिलाएं खुल करके महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगी। बता दें कि राजनीतिक दल जोर शोर से महिला वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। दिलचस्प बात है कि राज्य के 81 में से 32 विधानसभा सीट में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है।
मौजूदा जेएमएस कांग्रेस गठबंधन सरकार ने खासकर महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इन सीटों पर महिलाओं की निर्णायक भूमिका। बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, सरायकेला, खरसवा, जाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, तमाड़, खिचड़ी, खटिया, कांके, मंडार, तोरपा, खूटी, सिसई, गुमला, विष्णुपुर, सिमडेड़ा, कोलेबिरा, लोहरदगा और मनिका शामिल हैं। बता दें कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में महिला मतदाताओं की अनुपात में उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई है। मई जून में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिलाओं की संख्या 963 थी। अब प्रति 1000 पुरुष मतदाता पर 18 और महिलाएं बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है मोदी की योजनाओं से सबसे ज्यादा अगर किसी को जीवन को सुलभ करने में हम सफल साबित हुए तो महिलाएं हैं। चाहे उनको आवास देना हो, चाहे उनको ईंधन गैस का कनेक्शन देना हो, चाहे फिर घर तक नल का जल देना हो, या फिर आयुष्मान की योजना से इलाज कराने की व्यवस्था करनी हो। ऐसे कई एक योजनाएं जो है जो सीधे तौर पर अपने जनजातीय महिलाओं सहित सभी मूलवासी आदिवासी महिलाओं के जीवन में उन्नयन लाने में सफलता प्राप्त की है। विपक्षी एनडीए का जोर भी महिला वोटरों पर है। वे बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं किस तरह महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं। बता दें 81 सीट वाली झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों को शामिल होने की बात कही। इस मामले में ट्रूडो के 5 आईज नामक संगठन से मदद मांगी है। निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों की कथित संलिप्तता की जानकारी भी संगठन के साथ साझा की गई है। देखिए रिपोर्ट। भारत के खिलाफ 5 आईज रणनीति। भारत के साथ कनाडा का कूटनीतिक विवाद बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कनाडा के नागरिक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है। भारत और कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच ट्रूडो ने बार बार 5 आईज गठबंधन से समर्थन का जिक्र किया है। 5 आईज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। विवादों में रहा है 5 आईज संगठन। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जिस 5 आईज के इनपुट का सहारा लेकर भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, वो खुद में ही एक ऐसा संगठन है जिसका काम ही दुनिया भर के लोगों की अवैध रूप से जासूसी करना है। ये देश इसके लिए अपनी सुरक्षा का हवाला देते हैं और तकनीकी के दम पर दूसरों की सिक्योरिटी का दादागिरी से उल्लंघन करते हैं। ये संगठन बना तो 1946 में, लेकिन इसको चलाने वाले एजेंसियों ने 1980 के दशक तक इसको दुनिया से छिपाए रखा। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अभी यही तरकीब भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मगर भारत ने कनाडा को दो टूक और खरी खरी सुनाकर बता दिया है कि द 5 आईज की दबंगई और दादागिरी बर्दाश्त करने के लिए भारत के पास वक्त नहीं है। दरअसल द 5 आईज तब वजूद में आया जब दुनिया वर्ल्ड वार 2 के झटकों से गुजर रही थी। ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति, अमेरिका के सुपर पावर के रूप में उभरने और अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ सोवियत रूस के उदय ने पश्चिमी दुनिया में खलबली मचा दी। पश्चिमी देशों को अब ऐसे संगठन की जरूरत थी जो दुनिया भर में अपने शत्रुओं की टोह ले सके। इसके अलावा भी एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो दुनिया भर से खुफिया जानकारियां, नीति और नियमों से परे जाकर भी इकट्ठा कर सके। फिर इन सूचनाओं को इन संगठन में शामिल देश आपस में साझा कर सकें और अपने कथित राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकें। भारत के लिए ये संगठन महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि कनाडा ने जब भारत पर आरोप लगाया पिछले वर्ष की भारत सरकार
लिप्त है उसमें निज्जर की हत्या में, उस समय कनाडा ने कहा था कि उसे सूचना मिली है 5 आइज़ के अन्य संगठनों से इसके बारे में, लेकिन क्या सूचना मिली है उसको उन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो अभी कहना मुश्किल है कि इस संगठन का हमारे ऊपर कोई असर है कि नहीं है, लेकिन हाँ, चूँकि कनाडा इसका सदस्य है और कनाडा इसका लाभ उठाएगा, इसलिए ये एक चुनौती प्रस्तुत करता है भारत के लिए, क्योंकि कनाडा कोशिश करेगा कि अपने प्रभाव से इन देशों पर भी दबाव डाले कि वो भारत से अपने संबंध सीमित करें या तनावपूर्ण बनाएं। तो वो चुनौती भारत को देखनी पड़ेगी। 5 आइज का मकसद था ग्लोबल सिक्योरिटी। 5 आइज अलायंस ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़े खतरों पर नजर रखने के लिए बना था, ताकि इसके सदस्य राष्ट्र सीमाओं के पार संवेदनशील जानकारी साझा कर सके। ट्रूडो इस अलायंस का फायदा निज्जर की हत्या में भारत के कथित तौर पर शामिल होने के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए उठा रहे हैं। ट्रूडो के मुताबिक 5 आइज के साझेदारों और खासकर अमेरिका के साथ सहयोग अहम रहा है, क्योंकि वह विदेशी धरती पर भारतीय सरकारी एजेंटों के पैटर्न ऑफ बिहेवियर की जांच कर रहे हैं। भारत का कनाडा को करारा जवाब। कनाडा के आरोपों से इनकार करते हुए भारत ने इसे निराधार बताया है। भले ही 5 आइज के साझेदार देश खुफिया जानकारी साझा करते हैं, लेकिन कनाडा को भारत के खिलाफ अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत देना अभी बाकी है। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में 5 आइज अलायंस इस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रुख तय करने में अहम रोल निभा सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये खुफिया एजेंसी इतने दिनों से वजूद में तो थी, लेकिन दुनिया को इसकी जानकारी नहीं थी। यह सिलसिला 1980 के दशक तक, यानी कि 1950 के दशक से ही अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया के देशों की जासूसी कर रहे थे। Last summer we've worked closely with our 5 Eyes partners, particularly with the United States, where they have gone through similar pattern of behavior from India in regards to an attempted extrajudicial killing. And we will continue to work with our allies as we stand up together for the rule of law. आखिर 2010 में यूकुशा समझौते के फाइल जारी किए गए तो इस संगठन की जानकारी दुनिया को मिली। ट्रूडो ने इसी खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया है कि भारत के राजनयिक खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। भारत ने ट्रूडो के इस आरोप को सख्ती के साथ खारिज किया है और कार्रवाई करते हुए दिल्ली में मौजूद कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है। साथ ही भारत ने कनाडा में मौजूद अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुला लिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना के 24 वर्ष पूरे करने जा रहा है और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। वहीं धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। सरकार ने राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने और 25वीं रजत जयंती शुरू होने पर 9 नवंबर से राज्य में साल भर तक देवभूमि में रजतोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया उत्तराखंड 9 नवंबर को अपने 24 वर्ष पूरे करने जा रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। आपको बता दें कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। विषम भौगोलिक परिस्थितियां वाले उत्तराखंड के सुदूर अंचलों तक विकास के बयार न पहुंच पाने की पीड़ा के फलस्वरूप ही अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ी थी, जिसके बाद लंबे आंदोलन और कुर्बानियों के बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। सरकार ने राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने और 25वीं रजत जयंती शुरू होने पर 9 नवंबर से राज्य में साल भर तक देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही उत्तराखंड की उपलब्धियों और अपने संकल्पों को जनता के समक्ष रखेगी। देखिए 9 तारीख उत्तराखंड के विकास की तारीख है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य प्राप्त हुआ। मातृशक्ति के आंदोलन की प्रणीति से हमको राज्य मिला है। 24 वर्षों में कई उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। बहुत उपलब्धियां भी हमारे पास हैं और बहुत से हमको
हमने बहुत कुछ खोया भी है, अगर पाया है तो खोया भी है। और जिस कल्पना से ये उत्तराखंड राज्य बना था, जिस उम्मीद के साथ ये उत्तराखंड राज्य बना था, आज हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मुझे ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है। देखिए, हम सब देख रहे हैं कि एक ग्लोबल समिट इस राज्य में हुआ, इस सरकार के माध्यम से हुआ। धामी जी ने उसमें अनेकों प्रयास किए, अनेकों ग्लोबल यात्राएं और ग्लोबल शो हुए। देश के जो विभिन्न राज्य हैं और जो ऐसे शहर हैं जो प्रमुखता से इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, वहाँ का सफ़र तय किया गया, वहाँ पर मानसिकता दी गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड ने बीते 24 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 24 सालों में 24 गुना बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। उत्तराखंड राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 2,60,000 रुपए हो चुकी है, जबकि वर्ष 2000 में प्रति व्यक्ति आय 15,285 रुपए थी। हालांकि राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र अभी भी विकास की दौड़ से पीछे हैं। जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन किया गया था, वो उद्देश्य अभी अधूरा है। रूप में राज्य बनने के बाद जिस प्रकार से हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनने की ओर चले थे, तो विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप में विकास हुआ है, किस गति में हुआ है, अब निर्भर ये बात करता है कि अब 24 सालों के बाद जब हम, क्योंकि एक तरफ रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, खुशी की बात यह है कि जो हमारा संघर्ष था वो परिणाम बिल्कुल साकार हुआ। अब समीक्षा करने की ये बात यह है कि हम 24 कदम 25 कदम आगे चल चुके हैं। आगे जिन चीजों पे हमारी कमी हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, निश्चित रूप में बिछा है, क्या हमने रोजगार में कितनी प्रगति हुई है उस पर समीक्षा करनी होगी। हमें एक बहुत ही अनबायस्ड यानी कि पक्षपात रहित लोकायुक्त की दरकार है। हमें एक पूर्णकालिक राजधानी की दरकार है। हम अकेला प्रदेश हैं पूरे देश के अंदर जिसके पास कहने को अपनी राजधानी नहीं है। शर्मसार होते हैं हम देश और दुनिया के सामने। समझ नहीं आता देहरादून को राजधानी कहें, गैरसैंण को कहें या रायपुर को कहें। कुल मिलाकर धामी सरकार उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। सरकार एक ओर जहां अर्थव्यवस्था का आकार और प्रति व्यक्ति आय को राज्य की बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन प्रदेश की स्थायी राजधानी, स्वास्थ्य सेवाओं, पहाड़ों से होता पलायन, बढ़ती बेरोजगारी, सशक्त भूकानून जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार खामोश है। सरकार को चाहिए कि वह जश्न मनाने के साथ ही इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दे, साथ ही पहाड़ और मैदान के बीच बढ़ती असमानता को कम करने की आवश्यकता है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।